चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चल रही सियासत पर है। बिहार में इन दिनों एनडीए के पूरे खेमे में चिराग तले सियासत चल रही है। खासकर बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने एलजेपी के चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सीट बांटने का फॉर्मूला दिया है, उसे लेकर थोड़ी देर में आपको बताते चले, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे और चिराग पासवान की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में क्या बीजेपी के फॉर्मूले पर बात बनेगी, ये देखना बाकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से पहले यह खबर सामने आई थी कि बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को मिलाकर कुल 5 सीटें देने की तैयारी की है, जबकि चिराग पासवान अकेले ही कम से कम 6 सीटें मांग रहे थे। इसके अलावा हाजीपुर सीट को लेकर भी चाचा भतीजे के बीच डेडलॉक बना हुआ है। जमुई के सांसद चिराग पासवान हाजीपुर सीट भी चाहते थे, जबकि पशुपति पारस अपनी सिटिंग सीट छोड़ना नहीं चाहते। और 10 मार्च की रैली में चिराग पासवान भी कह चुके थे कि वो दबाव की राजनीति के आगे कतई झुकने वाले नहीं हैं। तो इधर एनडीए में अभी सीट शेयरिंग पर सियासत गर्म है। उधर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के दलों का तनाव बढ़ा दिया है। ओवैसी की पार्टी ने दावा किया है कि वो बिहार में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एमआईएम ने कटिहार और किशनगंज की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक हलचल से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं कि क्या बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फैसला शांतिपूर्वक हो जाएगा? क्या चिराग पासवान के आगे पशुपति पारस की पार्टी को समझौता करना पड़ेगा? और असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार सीमांचल की 11 सीटों पर किसके लिए बड़ी चुनौती बनेंगे? इन सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति से 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर डेडलॉक खत्म करने के लिए बीजेपी की ओर से एक फॉर्मूले की पेशकश की गई है। दूसरे, असदुद्दीन ओवैसी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके इंडिया गठबंधन के लिए नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। पहले बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की बात। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुए मंथन के बाद बीजेपी नेतृत्व ने जेडीयू के अलावा बाकी दलों के बीच गठबंधन की सीटें तय करने के लिए जो फॉर्मूला दिया है, उसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों की पार्टियों को मिलाकर कुल 5 सीटें देने की बात कही गई है। जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट और मुकेश सहनी आते हैं तो उन्हें भी 1 सीट देने का प्लान बना रही है। इस तरह कुल 8 सीटें छोटे दलों में बांटने के बाद बीजेपी और जेडीयू के पास 32 सीटें बचेंगी, जिसमें बीजेपी के पास जीती हुई 17 सीटें हैं और जेडीयू के पास 16। लेकिन बिहार में विवाद सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर नहीं है, एक हाजीपुर की सीट को लेकर भी है। एक तो चिराग पासवान मुजफ्फरपुर की रैली में आंखें तरेर चुके हैं, ऊपर से अपनी जमुई सीट से लड़ने के बजाय पशुपति पारस की हाजीपुर सीट से लड़ना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि पशुपति पारस ने 2 दिन पहले ही विनोद तावड़े के ऑफर पर कह दिया है कि ना तो हाजीपुर छोड़ेंगे और ना दोनों धड़े कभी एक होंगे। फिर भी प्रदेश बीजेपी नेतृत्व का दावा है कि एनडीए में सीटों पर कोई विवाद नहीं है और चुनाव से पहले सब ठीक हो जाएगा। आज चिराग जी भी हमारे साथ हैं और पारस जी भी हमारे साथ हैं और एक परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो कुनबा है वो निश्चित रूप से लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने जैसा कहा कि हम आश्वस्त हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में एक सहमति बनेगी और 40 के 40 सीटों पे एमिकेबली, शांतिपूर्वक, सकारात्मक और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम चुनाव में उतरने जाएंगे। 2 दिन पहले चिराग पासवान भी कुछ ऐसा ही कह चुके हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। एनडीए के बाकी घटक दल भी यही कह रहे हैं कि जल्द ऐलान होगा। अब तक बीजेपी के फॉर्मूले नीतीश कुमार की विदेश से वापसी और घटक दलों के बीच बैठकर फैसले का इंतजार था। बीजेपी ने फॉर्मूला दे दिया है। सीएम नीतीश भी विदेश से वापस आ चुके हैं, बस सीटों का ऐलान बाकी है। लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासी लड़ाई को लेकर बड़ा ऐलान हैदराबाद के नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कर दिया है। ओवैसी के नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर से उम्मीदवार उतारेगी।
हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहां से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूं। किशनगंज से AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने तो किशनगंज से अपनी और कटिहार से आदिल हसन की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया। बाकी सीटों के उम्मीदवारों पर हैदराबाद में ओवैसी से मंथन का दावा किया है। इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई इनकी चाल समझ चुके हैं और ये बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम करते रहे हैं। ओवैसी की पार्टी जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, उसमें 2019 में 5 सीट बीजेपी, 5 सीट जेडीयू और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। और इन 11 सीटों में 4 सीटों पर आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी और 2 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। बाकी जेडीयू, हम, वीआईपी और आरएलएसपी एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। इस हिसाब से ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अगर चुनौती पेश करने की सूरत में आएंगे भी तो 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दलों का वोट ही काटेंगे, क्योंकि पूरे बिहार के वोट पैटर्न को देखें तो 2019 में एनडीए को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि यूपीए को 77% मुस्लिम वोट मिले थे। वैसे बिहार में हर 5वां वोट मुस्लिम वोट है, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने बिहार की जिन चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, उसमें करीब 70% तक भी मुस्लिम आबादी है। पटना से आदित्य वैभव और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के साथ चल रही चिराग पासवान की बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर पहले चिराग इस बैठक से निकले हैं। इस बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी सामने आ गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। ये बातें चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी हैं। उन्होंने जेपी नड्डा के साथ फोटो ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी हैं कि बिहार में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला सामने आ गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और दोनों की मुस्कुराहट ऐसा बता रही है कि चिराग पासवान जो चाहते थे, ऐसा लग रहा है कि उनको मिल गया है। सबसे ज्यादा हलचल इस बात को लेकर थी कि हाजीपुर सीट का क्या होगा। माना जा रहा है कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान की पार्टी ही चुनावी मैदान में जाएगी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? चिराग पासवान की मुस्कुराहट क्या संकेत दे रही है? जो चाहते थे वो मिल गया? देखिए, मुझे लगता है कि शायद वो उनको मिल गया है और यही बात जो है मंगल पांडे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने जो है पशुपति पारस से आज दोपहर मुलाकात की थी और उनको ये शायद संदेश दे दिया है कि हाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वो चिराग पासवान को दी जा सकती है, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती है। पशुपति पारस भी उस सीट पर जो है अपना दावा ठोक रहे थे। उनका ये कहना था कि रामविलास पासवान ने अपने जीते जी जो है उनको हाजीपुर सीट पर अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन चिराग पासवान ये कहते थे कि उनके राजनीतिक और पारिवारिक उत्तराधिकारी वही हैं। जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि 5 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको दी जा सकती है। 1 सीट जो है वो जितेंद्र राम मांझी को, दूसरी सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। 16 सीटों पर जो है दावा जेडीयू का है और 17 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का दावा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है वो 17 सांसद वहां पर जो है वो सिटिंग सांसद हैं और 16 सांसद सिटिंग जेडीयू के हैं। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो सकता है और शायद भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने पशुपति पारस को ये इशारा कर दिया है कि हाजीपुर पर जो दावा है वो चिराग पासवान के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। क्या मान गए हैं पशुपति पारस? क्योंकि इस बात को लेकर हिमांशु हम सब ने देखा वो लगातार अड़े हुए थे और जो सीटों का फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, फाइनल ऐलान जब आधिकारिक तौर पर होगा हम और ज्यादा जानकारी देंगे। 4 चिराग पासवान को हाजीपुर समेत समस्तीपुर की सीट माना जा रहा है पशुपति पारस को दी जाएगी। जीतन राम मांझी को 1, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी जा रही है और पशुपति पारस को 1 सीट दी जा रही है। तो इस तरह से 7 सीटों का बंटवारा इधर, 16 जेडीयू को और 17 पर बीजेपी पिछली बार जीती थी, 17 पर वो खुद के अपने कैंडिडेट उतारेगी। क्या मान गए हैं पशुपति पारस कि हाजीपुर चिराग पासवान को दे दी जाए, वो खुद समस्तीपुर चले जाएंगे? देखिए,
देखिए, मुझे नहीं लगता कि पशुपति पारस इतनी आसानी से मानेंगे, और मंगल पांडे भी उनको शायद, मुझे जो मेरे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, मंगल पांडे ने यही कहा कि पार्टी आला कमान से बात करके वो फाइनल अपनी जो भी विचार होंगे पार्टी के वो आपको बता देंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो समस्तीपुर से, क्योंकि प्रिंस राज जो है वो सांसद हैं, पशुपति पारस के साथ पार्टी में हैं, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, उनको वहां से वो पहले सांसद हैं, तो हो सकता है कि अगर जमुई सीट जो है वो चिराग पासवान वहां से छोड़ते हैं तो पशुपति पारस जमुई जा सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि किस तरीके के समीकरण जो है इन दोनों चाचा भतीजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठाती है। लगभग 2 दिन पहले जो है विनोद तावड़े, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं चित्रा, उन्होंने भी पशुपति पारस को बुलाया था और ये कहा था कि आप दोनों एक हो जाइए तो एनडीए को फायदा होगा। तब पशुपति पारस ने उनको ये कह दिया था कि देखिए, ना दिल मिल सकते हैं ना दल मिल सकते हैं, इसीलिए चिराग पासवान एनडीए में है, हमें उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का विरोध नहीं है, लेकिन अब पार्टी और दिल एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस के पास ऑप्शन क्या है, ये भी बड़ा सवाल है हिमांशु। इस बड़ी खबर के बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान निकल गए हैं। माना जा रहा है कि 4 सीटों पर बीजेपी के साथ उनकी सहमति बन गई है। सबसे जबरदस्त चर्चा हाजीपुर की सीट को लेकर हुई है, जो रामविलास पासवान की सीट थी उसको चिराग खुद के लिए चाहते थे, जबकि पशुपति पारस उसको चिराग को देने को तैयार नहीं थे। चाचा भतीजे में इसको लेकर जबरदस्त तरीके से ठनी हुई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच बचाव के बाद अब यहां पर सहमति बन गई है और चिराग पासवान को ये जो हाजीपुर की सीट है वो दी जा रही है, 3 दूसरी सीटें और 1 सीट समस्तीपुर की दी जा रही है उनके चाचा को, और 1-1 सीटें बाकी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। लेकिन यहां पर हिमांशु एक और सवाल जिसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी, पशुपति पारस के पास ऑप्शन क्या है अगर वो मान लीजिए नाराज हो जाते हैं, वो नहीं तैयार होते हैं, जिस तरह का फॉर्मूला सिर्फ 1 सीट का उनको दिया गया है। नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे हैं, नीतीश कुमार जो पशुपति पारस को आगे बढ़ा रहे थे, और नीतीश कुमार 400 पार का नारा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार तो एनडीए 400 पार करेगा ही करेगा। तो क्या यह माना जाए कि अब कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पशुपति पारस को अख्तियार करना होगा, या वो बगावत के सुर भी अपना सकते हैं? हिमांशु, देखिए, मुझे लगता है कि पशुपति पारस को, क्योंकि अभी ऑफर किया गया है, अंतिम फैसला पशुपति पारस को लेना है। लेकिन चित्रा राजनीति देखिए कैसी विचित्र होती है। यही पशुपति पारस जो है एक समय पे भारतीय जनता पार्टी की आंखों के तारे थे, जेडीयू उनको अपने कोटे से कैबिनेट मंत्री में बनाया था, पार्टी के 2 फाड़ हुए थे, और 4 सांसद जो है वो पशुपति पारस के साथ जाके खड़े हो गए थे और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। चिराग पासवान रामविलास पासवान के घर को खाली नहीं कर रहे थे, तो उनको लगातार नोटिस दिए गए और ये कहा गया कि देखिए आपको घर खाली करना पड़ेगा। चिराग पासवान एक बड़े मंत्री से मुलाकात की थी और उस मंत्री ने किसी दूसरे मंत्री को कहा कि इनका घर खाली मत कराइए। अगले दिन घर खाली हो गया था। तब चिराग पासवान ने ये कहा था कि देखिए रामविलास पासवान की फोटो तक किस तरीके से बाहर जो है बेदर्दी से फेंक दी गई है। आज देखिए वही चिराग पासवान कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को करार दिया था चिराग पासवान ने। सियासत भी अजब गजब का खेल है। फिलहाल आगे क्या होता है रहेगी नजर। फिलहाल के लिए शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। चिराग पासवान ने अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि उनको कितनी सीटें दी गई हैं। उचित समय आने पर ही वो इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि चाचा का जो मत है, जो रुख है, वो भी वो भांप लेना चाहते हैं। लेकिन आज तक उस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है हाजीपुर समेत 4 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे एनडीए के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है। इसी पर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल हसन साहब, स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। मणि शंकर पांडे जी, लीडर हैं एलजेपी आरवी के हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया बेलारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कोई पेच फंसेगा नहीं, यह माना जाए कि पशुपति पारस की जो नाराजगी है अभी भी वो बाकी है, इसी वजह से फूंक फूंक कर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। न चिराग पासवान बता रहे हैं कि कितनी सीटें मिली, न बीजेपी के हवाले से जानकारी दी जा रही है। अजय आलोक जी, चिराग तले सियासत गरमा गई है बिहार की। रामचरितमानस का एक दोहा है। हाँ रामचरितमानस का एक दोहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्बल होके सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अनहोनी तो होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो जो होनी है वो हो रही है, सब कुछ अपने आप बहुत अच्छे से हो जाएगा। चिराग पासवान ने ट्वीट भी कर दिया, तो
किस बात की परेशानी है, किस बात की चिंता है? देखिए कन्हैया जी कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, बिहार जानते हैं अच्छी तरह से। अब इसी तरह चलेगा, सब आराम से हो जाएगा। देखिएगा लक्ष्य है कि 40 में 40 जीतना है और वो हम पूरा करेंगे चाहे कुछ भी हो, और सब मिल जाएंगे, सब मिलजुल के एक साथ रहेंगे, इसलिए मजबूती के साथ होगा, कोई अनहोनी नहीं होनी है। ये AIMIM के जो 11 लोग उतरेंगे चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, वो चुनौती पैदा करेंगे या आपकी मुस्कुराहट ज्यादा बढ़ गई है, जैसा कि आरजेडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने अपनी बी टीम को उतार दिया मैदान में? अजय आलोक जी, देखिए AIMM का चरित्र कुछ अलग तरीके का है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं, AIMIM का चरित्र अलग तरीके का है। अब वो बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल हैं, जितने उम्मीदवार उतारना चाहें उतारें, लेकिन उनका चरित्र मुस्लिम लीग पार्ट बी की तरह है। ये सिर्फ मुसलमानों की खैरमखा, मुसलमानों की पैरवी, इनकी दुनिया मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है, और ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, जबकि हम सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुओं के साथ अन्याय नाइंसाफी इतने दिन हुआ, हम उसको मजबूती से उजागर करते रहे। AIMM का लक्ष्य है, उनके बोल है उनके नेता के, कि हमने इस देश पे हुकूमत की है और हम इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क है। और देश की जनता और मुसलमानों ने AIMM के साथ क्या क्या किया, ठीक है, ये औरंगाबाद जाके जीत गए, ये हैदराबाद में जीतते ही आए जब से देश आजाद हुआ है। बिहार में पिछली बार 5 सीटें जीते हैं, इसलिए क्योंकि सुरजापुरी मुसलमान जो रजाकार आर्मी का हिस्सा है, शिफ्ट की थी बिहार में, बिहार पश्चिमांचल के सीमांचल के हिस्से में और बंगाल के हिस्से में, तो वहां प्रभाव है। ठीक है, तो स्वाभाविक है। हाँ। ओवैसी साहब चाहते हैं कि देश के मुसलमान उनकी बात सुने। अब देखिए सुनता है कि नहीं सुनता है, ये तो आने वाला मान रहे हैं वक्त कि बताएगा। प्रभाव है उनका सीमांचल में। देखिए आदिल हसन जी, अब जब बीजेपी भी मानने लगेगी कि आपका प्रभाव है, इसी वजह से तो आरजेडी कहती है कि ये बी टीम है, तो आप A टीम बनकर चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, या फिर लग रहा है कि इस बार सबको मात देगी MIM की पार्टी, और जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर वो गलत है? क्या है फॉर्मूला आपका? आरजेडी को तो बोलने का अधिकार नहीं है, आरजेडी के पास एक भी MP नहीं। और यही बात आरजेडी बोले, अभी तेजस्वी यादव जो अभी स्पीकर का चुनाव में हमारा समर्थन लिए थे, जब 2020 में स्पीकर का चुनाव में हमारा समर्थन लिए थे, UPA 1 UPA 2 में हम क्या थे, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, YSR की सरकार में जब हमने साथ किया था क्या थे, प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुनाव में हम क्या थे, आप ही बतलाइए, न्यूक्लियर डील में जब हम इनकी वकालत कर रहे थे तब हम क्या थे। तो बात तो बोलने के लिए आएगी, असल बात मुसलमानों को हिस्सादारी देने में दिक्कत होता है। राज्यसभा में आपने मुसलमान को नहीं दिया, हरियाणा से एक यादव को लाके दे दिया। क्या बिहार में कोई यादव नहीं था क्या? शरद यादव ने अपना जगह छोड़ा, लेकिन आप उनको नहीं दिया, उनके बेटे को नहीं दिया। आपने हरियाणा से मूसी मैनेजर को दे दिया। मनोज झा, आपने बूथ पर वोट नहीं दिला सकते, उस मनोज झा को आपने राज्यसभा दे दिया। जो मुसलमान 18% उसको हिस्सेदारी नहीं दे। मुसलमान मुद्दे पे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार कभी नहीं बोले, मदरसा अजीजिया जल क्या नहीं बोले। और ये जो अजय आलोक क्या बोलेंगे? अजय आलोक खुद डगरे पर बैगन है, कभी नाचते थे नीतीश जी के इशारे पर, कौन सी भाषा है आदिल हसन जी? अब तो दोनों एक ही है ना एनडीए में, ये कौन सी भाषा है आदिल हसन जी? नाचते हैं और ये ऐसी असभ्य भाषा के लिए आज तक पर जगह नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं पहले ही मना कर दूं ताकि इसके बाद बाकी लोग भी बदजुबानी शुरू नहीं करें। ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर एंकर कि मैं ऐसी जुबान का इस्तेमाल इस चैनल पर नहीं होने दूं जिसको हम लोग बेहद खराब श्रेणी में मानते हैं। आदिल हसन जी प्लीज, ये नाचते थे, गाते थे, ये करते थे, ये थोड़ा भाषाई मर्यादा रख लीजिए आदिल हसन साहब, थोड़ा सा। अब अपने मुद्दे पर आइए। जीतेंगे, आप भी उम्मीदवार हैं, आपको भी बनाया जा रहा है। हाँ नहीं मैम, यस मैंने बनाया जा रहा है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अख्तर उल इमान साहब का, आफ्ताब साहब का, अपनी पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और भाई जो आदमी सीमांचल की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिहार की लड़ रहे हैं, 26 MP वाला गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। जो बीमारू राज बिहार में है, 40 MP वाला बिहार हमेशा मजदूर बना हुआ है गुजरात के फैक्ट्रियों में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहूंगी कि आदिल हसन जी का नेटवर्क भी थोड़ा ठीक किया जाए, उनका वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ आपके वाजिब सवाल है जिसका मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके पहले बाकी मेहमानों के पास जाऊं। अजय आलोक जी, उनकी बातों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे पहली बात कि जैसी पार्टी, वैसा चरित्र, वैसी भाषा। तो ये तो अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे इनकी भाषा और महान बनेगी। ये तो 20 करोड़ 100 करोड़ वाली भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इनकी भाषा का बुरा मत मानिए। इनकी आदत है, इनके चरित्र में, इनके DNA में ऐसी भाषा निकलेगी। अलग बात है कि बैगन कौन बनता है वो तो चुनाव के परिणामों के बाद पता चलेगा। जरा ओवैसी साहब को बोलिएगा हैदराबाद मजबूती से लड़े, है ना, क्योंकि आपके तो आंध्र प्रदेश जहां पे रहते हैं, तेलंगाना में वही प्रेजेंस नहीं है। अब बाकी देश में भर में घूम घूम के नाच रहे हैं, तो बैगन बन के कौन नाच रहा है सबको पता है। मेरा बड़ा सिंपल मानना है, कम्युनलिज्म फैलाने वाली किसी भी पार्टी को इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए।
सांप्रदायिकता के आधार पे जो चुनाव लड़े उसकी इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। और चाहे वो घमंडिया हो चाहे एआईएमआईएम हो, इन लोग का एक ही मकसद है, सांप्रदायिकता के आधार पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये घमंडिया बना क्यों था? बैगन का भी घमंडिया बना ही इसलिए था कि मुसलमानों का वोट ये जरा तस्वीरें सामने आ गई हैं। सारा पहले तो केवल मुसलमान एक ट्वीट साथ जुट में रहो, हुआ, जो हिंदुओं को चिराग डिवाइड करो। पासवान ने ट्वीट किया था वो तस्वीर थी। अब वीडियो भी सामने आ गया है और ये वीडियो बता रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी से जो चाहते थे वो उनको मिल गया है। यानी कि हाजीपुर की सीट को लेकर जो हम, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान का इंतजार बाकी है, लेकिन यहां पर आप देखिए दोनों नेता जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं उससे कम से कम बॉडी लैंग्वेज से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चिराग पासवान जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन उम्मीदों को पूरा किया है। यही कारण है कि अब उनकी ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि सहमति बन गई है, आगे आने वाले वक्त में सीटों के तालमेल को लेकर उचित समय पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। चिराग पासवान ने यह ट्वीट किया है। जमुई से मौजूदा सांसद हैं, एलजेपीआर के मुखिया हैं, जहां जहां जाते हैं मौजूदा वक्त में बड़ी भीड़ चिराग पासवान को सुनने के लिए उमड़ रही है। और यकीनन मौजूदा राजनीति में आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चाचा और भतीजे में जिस तरह की लड़ाई चल रही थी, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उस झगड़े को सुलझा लिया है। राजीव जी, इन तस्वीरों पर राजीव रंजन जी आपकी टिप्पणी। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान के मन की बात बीजेपी ने मान ली है। मुझे ऐसा लगता है केवल चिराग पासवान जी नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत अब तक हो चुकी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है और जो इसके पहले जो भी लोगों की ओर से बातें कही गई या जो उनकी एक्टिविटीज को लेकर के जो विश्लेषण हो रहा था, यह अस्वाभाविक नहीं होता है। जब पार्टियां किसी गठबंधन में होती हैं तो अपने हिस्से की सीटों के लिए वो अपनी बातें रखती हैं, लेकिन अंततः एनडीए के नेतृत्व पर सबका भरोसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वीकार्यता है घटक दलों के बीच, ये सब जानते थे कि अंततः जो उनका निर्णय होगा, जो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, अमित शाह जी का निर्णय होगा, सभी घटक दलों को वो स्वीकार्य होगा और उसी दिशा में ये जो भी इस तरह के जो भी डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं उनको देखा जा सकता है। अब हमें इंतजार करना चाहिए और मुझे विश्वास है, या एमएम की भी बात हम लोग देख रहे थे, देखिए भाषाई मर्यादा का ख्याल तो सबको रखना चाहिए और निसंदेह कुछ सीटें आपने जरूर जीती हैं, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में आज भी एआईएमएम को कोई बड़ी स्वीकार्यता पूरे देश में नहीं मिल पाई है। कुछ सीटों पर आपका प्रभाव हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे कोई बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कोई बड़ा बदलाव वो ला पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। एक तो इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, इतने मुस्कुराते हुए चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा जब एमआईएम 11 सीटों पर बिहार में अपने उम्मीदवार उतारेगी तो चुनौती किसके लिए बढ़ेगी, किसको फायदा होगा, एमआईएम का क्या होगा, इस पर भी क्या है टेक आपका? देखिए, चिराग पासवान की ये जो तस्वीर है, ये अजय आलोक जी के स्माइल से, उनकी मुस्कुराहट से तो साफी हो गई कि बड़े खुश इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को समझना चाहिए था कि जिन चिराग पासवान का घर छीना गया, हटाया गया, ये तो खुद उनकी टिप्पणी, मेरी तो टिप्पणी है नहीं। तो राजनीति के अंदर अगर आपके पास ताकत नहीं, अगर आपके पास लोगों का समर्थन नहीं है, तो फिर आप इररिलेवेंट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात महसूस हुई कि चिराग पासवान के पास आज की तारीख में रामविलास पासवान की विरासत है, लिहाजा उनके ऊपर ही उनको भरोसा करना चाहिए। और पशुपति पारस का जो रोल था वो रोल पूरा हो चुका है। अब या तो वो अपनी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी में मर्ज कर दें, चचा भतीजा साथ हो जाए, नहीं तो पशुपति पारस के पास अब बीजेपी गठबंधन में बने रहने का कोई कारण बचता नहीं है। जहां तक एमआईएम का प्रश्न है, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो तेलंगाना में जिसको 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और जहां पर वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है, सिर्फ 7 सीटों पर जीतती है और उसका वोट शेयर 2023 के विधानसभा के चुनाव में 2.2% है। तेलंगाना के अंदर मुस्लिम आबादी करीब 12.5% है। तो जो पार्टी तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं कर पा रही है, लगभग मुसलमानों ने उनको वहां पर रिजेक्ट कर दिया है, वो बिहार में आके कोई चुनाव लड़ रही है, वो भी 11 लोकसभा सीटों पर। आप सोचिए, 5 विधानसभा जीती थी 2020 में। हाँ, 5 विधानसभा जीती थी, 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तेलंगाना में ये
में नहीं करते। हाँ। क्यों? तो ये असल राजनीति इसके पीछे की ये है कि क्या इनकी वोट कटवा की भूमिका है, क्या ये जो आरजेडी महागठबंधन है उसके वोटों में सेंध लगाने की तैयारी है। अब मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर आपके अंदर बहुत ताकत हो तो आप तेलंगाना के 119 सीटों पर चुनाव लड़के देखिए ना, फिर आप अपने बल पे लड़िए, वहां के तेलंगाना के समाज को बदल दीजिए। आशुतोष जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जिसका जवाब मैं आपसे ही चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि वोट कटवा की भूमिका, अब 2019 में तो वोट कटवा की भूमिका थी नहीं, जब 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत जाती हैं और आरजेडी को 0 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी एक वो सीट जीतती है जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिलती है। तो 2019 में जाकर तो इन्होंने आरजेडी को हराया नहीं, तो फिर उसको वोट कटवा पार्टी कहना और ये बताना कि खाली आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को ही ये चोट पहुंचाएंगे, ऐसा क्यों सोचा जाता है राजनीतिक विश्लेषकों की? अगर ये जो 5 सीटें एमआईएम ने जीती हैं, हाँ, अगर एमआईएम नहीं होती तो वहां किसकी सरकार आज की तारीख में होती? क्या वहां तब भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार होती या वहां महागठबंधन की सरकार होती? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं। अगर आप तेलंगाना जो आपका बेस है, जो आपका मजबूत गढ़ है, वहां पे आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप महाराष्ट्र चुनाव लड़ेंगे, आप उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ेंगे, आपके तेलंगाना में 2.2% वोट मिलता है और आप कह रहे हैं बिहार को बदल देंगे। हाँ। तो इसके पीछे की रणनीति को समझना पड़ेगा कि दरअसल वो किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किन लोगों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस पार्टी को वो कर रहे हैं, और क्या कोई नूरा कुश्ती चल रही है क्या कि हम एक दूसरे को पब्लिकली खूब जम के एक दूसरे को की आलोचना करेंगे लेकिन अंदर से हाथ मिला हुआ क्या, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। मणिशंकर पांडे जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन आदिल हसन जी जवाब दीजिए, अंदर खाने की नूरा कुश्ती है क्या ये बीजेपी एमआईएम के बीच में? असल बात आशुतोष जी फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको जानकारी नहीं है। तेलंगाना में जो भी जीता है सिर्फ एमआईएम मुस्लिम एमएलए जीता है, कांग्रेस नहीं जीत पाई है, कांग्रेस नहीं जीत पाई है, यही हमारा क्रेडिबिलिटी है। कांग्रेस ने एक भी एमएलए नहीं जीता पाया, हम जीते हैं। और जो बिहार में 5 सीट जीते उसमें जेडीयू एनडीए को हमने हराया है, एक भी आरजेडी को नहीं हराया, 5 जगह पे एनडीए सेकंड था। और आशुतोष जी से पूछे कि तेजस्वी यादव जब हमसे समर्थन लेने आए तो हम बीजेपी के पास नहीं गए, हम आरजेडी को हमने अनकंडीशनल समर्थन दिया था और हमने हमेशा कांग्रेस को अनकंडीशनल समर्थन दिया। यूपीए 1, यूपीए 2 और मुस्लिम लीडरशिप में इनको दिक्कत क्या है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट तेलंगाना में 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। आज वहां पर जो तेलंगाना का माइनॉरिटी, बिहार के माइनॉरिटी का सिर्फ बजट 630 करोड़ है, तेलंगाना में 2200 करोड़ है, उस पर नहीं बोलेंगे। आज पासवान बिरादरी की लीडरशिप है, मांझी बिरादरी की है, मल्ला बिरादरी की है, यादव की है, कुर्मी की है। हाँ। मुसलमानों की लीडरशिप से इनको इतना दिक्कत क्यों है? ये क्यों नहीं चाहते हैं मुसलमान लीडरशिप आगे बढ़े? हाँ। मुसलमानों के मुद्दे पे कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोले अपनी आवाज? हम अपनी लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं, इसमें आशुतोष जी को दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है आशुतोष जी आपको, वो मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करना चाहते हैं तो? नहीं, मुझे लगता है कि आदिल साहब को शायद असदुद्दीन ओवैसी जी की क्या पॉलिटिक्स ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। 2 लोग नहीं बोल पाए हैं अभी तक एक भी बात, आशुतोष जी से जवाब लेंगे, फिर मणिशंकर पांडे जी भी बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आदिल साहब को असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स समझ पाए हैं वो अभी तक। हाँ। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से बातचीत करिए तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम तो दलितों की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो गरीबों की पॉलिटिक्स करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कभी भी नहीं कहते कि मैं मुसलमानों की पॉलिटिक्स करता हूं। तो बिहार में आने के बाद आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो कहीं आप जिन्ना वाली लाइन पे तो नहीं चल रहे हैं। ये जो जिन्ना वाली नाम पे नहीं चल रहे हैं, हम अंबेडकर की लाइन पर चल रहे हैं। आदिल साहब पूरी विनम्रता के साथ मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज आप अपने समय पे आके बोलिए। मेरा प्रश्न ये यहाँ पे आप गलत बोलते हैं ना। ठीक है, आदिल जी सुन लेते हैं, बाकी लोग भी इंतजार। क्या आजादी के 77 साल बाद भी क्या जिन्ना वाली पॉलिटिक्स को तो नहीं आदिल साहब खड़ा करना चाहते हैं बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर? वही हालात नहीं पैदा करना चाहते हैं जो उन्होंने 1947 में पैदा हुए थे। भाई आप ओवैसी साहब कहते हैं कि हम तो दलितों की राजनीति भी करते हैं, हम मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं करते, तो ये आदिल साहब क्यों यहाँ के खाली कहते हैं मुसलमान माइनॉरिटी की बात करते हैं? इसलिए किसको हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए हम बोलते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारे मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है, हमारे मुद्दे पर कोई आशुतोष जी नहीं बोलता है। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, सीमांचल की बाढ़ की तबाही पे किसी ने कुछ नहीं बोला, मदरसा को जला दिया गया, किसी ने बोला। हमारे साथ मॉब लिंचिंग हुई, कोई खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं। हमारे साथ ज्यादती हुई। बोलिए आशुतोष जी। तेजस्वी यादव सिर्फ पार्टी करते हैं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, एक एक करके कुछ बातें बोलना चाहते हैं। अजय आलोक जी भी। आशुतोष जी 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कर लीजिए।
वो कह रहे हैं हमारे मुद्दे पर अगर कोई नहीं बोलता है, असदुद्दीन वैसे ही बोलते हैं, तो फिर किस बात की दिक्कत है? और ये बात तो हमने देखी है। देखिए, मुसलमानों की वोट तो सबको चाहिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर अगर सबसे ज्यादा कोई बोलता हुआ दिखाई देता है तो वह असदुद्दीन वैसे ही। इस बात से कौन इनकार करेगा आशुतोष जी? चित्रा जी, मुसलमानों के सवाल पे, हर सवाल पे जितनी मजबूती के साथ हिंदुस्तान का हिंदू बोलता है, वो असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोलते। जितनी मजबूती से मैं चैनल पे आके बोलता हूं, आदिल साहब भी नहीं बोलते। गारंटी के साथ कहता हूं मैं ये। आदिल साहब दो लाइन में की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि आशुतोष जी ज्यादा बोलते हैं ओवैसी के मुकाबले मुसलमानों के। भारत में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने क्वेश्चन किया, 640 सवाल, कोई एमपी ने नहीं किया। लेकिन हमारे साथ सबने नाइंसाफी की। हमारे खंजर, हमारे पीठ पे खंजर घोंपा है। हमारे साथ माइनॉरिटी का बजट नहीं दिया, एएनयू की खंजर को 1 रुपया नहीं मिला, मोमा का बजट खत्म हो गया, जामिया का बजट कम हुआ, एएनयू का बजट कम हुआ, स्कॉलरशिप हमारे साथ खत्म हुई, किसी ने हमारे मुद्दे पर साथ नहीं दिया। ठीक है, हमारे मदरसा जलाया। ठीक है, अब बाकी लोग भी बोलना चाहते हैं। आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आलोक जी भी आ रही है। आलोक जी बोलिए आशुतोष जी जल्दी से। सिर्फ मुसलमान करके देश की राजनीति को एक बार फिर 1947 तरफ ले जाना चाहते हैं वैसे उनकी पार्टी। ठीक है, अजय आलोक जी 2 लाइन में अपनी बात जल्दी से कर ले। आप हाथ उठा रहे थे। नहीं, देखिए, आदिल हसन जी मेरे राजनीतिक विरोधी हैं। और अभी आशुतोष जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स आप समझते नहीं है, तो मुझे भी आशुतोष जी की मंशा समझ में नहीं आती है कि उनको आदिल हसन को कोस रहे हैं। तो भैया, इतना यूनाइट रहना है तो कांग्रेस को कोस लीजिए ना। कांग्रेस पार्टी क्यों उम्मीदवार नहीं देगी क्या बंगाल में? टीएमसी ने तो गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार देगी कि नहीं देगी? सीपीएम और सीपीआई रोज दिन कह रही है कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना चाहिए, कांग्रेस को हमसे नहीं लड़ना चाहिए, तो वायनाड से राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं? ये मंशा मुझे समझ में नहीं आया आशुतोष। सबकी मंशा आप समझा रहे हैं, जरा ये मंशा भी समझा दीजिए। तो इसीलिए बेहतर है कि आप लोग को जो दर्द छलकता है ना, वो दर्द हमेशा दिख जाता है। मुसलमानों की राजनीति सबसे ज्यादा घटिया राजनीति किसी ने की तो कांग्रेस और उसके दलों ने, ये घमंडियों ने। मुसलमानों को शोषण सबसे ज्यादा किया तो आप लोगों ने। ये बात तो आप नहीं बोलते हैं। ठीक है, हर मुस्लिम बहुल सीट पे हमको अपना उम्मीदवार चाहिए। ठीक है, अब जरा मणिशंकर पांडे जी के पास आते हैं। बिहार पर ही रहते हैं, बिहार पर तिरस्कार करने की आदत हो गई आप लोग। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बहुत देर से कन्हैया बेलारी जी जुड़े हुए हैं। मणिशंकर पांडे जी, आपके पास आते हुए, आशुतोष जी ने शुरू में जो बातें कही थी, ठीक है सर, आदिल साहब हो गई आपकी बात। मणिशंकर पांडे जी, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच क्या सब कुछ सामान्य हो गया है और विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के? इस वजह से बीजेपी को ये बातें समझ में आ गई और फिर वो जो भूल चूक हुई थी, लेनी देनी, सब माफ हो गया, जो घर से निकाला गया था और सामान बाहर रख दिया गया था चिराग पासवान का? पांडे साहब। देखिए चित्रा जी, मैं अपने सभी भाइयों की बात सुन रहा था जी। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2000 में किया था और तब से पार्टी चल रही थी। 2014 में एनडीए गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन हुआ था और उस समय भी हमको 7 सीटें मिली थी, जिसमें 6 सीटें हम लोग जीते थे, 1 सीट हारे थे। और 2019 में भी हमने 6 सीट जीती थी, 1 राज्यसभा पाए थे। ये बहुत दिनों से पार्टी में आप देखिए कि पार्टी टूट गई। काफी लोगों ने ये प्रयास किया, चाचा भतीजा होने के नाते एक हर पार्टी के लोगों का सबका था कि एक पारिवारिक मामला है, आपस में लोगों में एकता हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो था वो रामविलास पासवान जी उसके अध्यक्ष थे, उसके बाद चिराग पासवान अध्यक्ष थे। किसी भी तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग
गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में न सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूं, ये मेरा विश्वास वहां से आता है कि ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। सर 2014-2019 का जो फॉर्मूला था सीटों को लेकर, क्या उसको लेकर कुछ आप बता पाए कि 2014 सीटों पर बात फॉर्मूला होगा कि सहमति बन गई, कितने सीटें आपकी पार्टी को मिलेंगी? भाई हकीकत है, मैं दोहराता हूं जो मैं बार बार मैं कहता हूं कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं कोई भी बात सार्वजनिक आप लोगों के साथ पहले कर लूं, जबकि गठबंधन और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से 2014 में भी गठबंधन के तमाम साथियों ने बैठकर इसकी घोषणा की, 15 में भी विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, 19 में भी ऐसा ही रहा, 20 में भी ऐसा ही रहा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। हाजीपुर को लेकर एक चीज आ रही है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। किसको कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो? जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। चिराग जी एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। चिराग जी एक सवाल ये है कि अभी नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, लक्ष्य आपको तय करने जरूरी हैं और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार कई मौकों पर हर किसी ने अपनी अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर हम लोग को कार्य करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। जमुई से बहुत लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं, बट हाँ जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की जाएगी। वो आपने नड्डा जी अमित शाह के सामने अपने कंसर्न्स उठाए, तो उस कंसर्न्स को क्या बीजेपी ने एड्रेस किया? They've been well addressed, all the concerns, each and every concern
It's been very, very, very well addressed. चिराग जी, तारक जी अब राजनीति से संन्यास लेने। चिराग जी एक सवाल है कि आरजेडी बुला रही है कि आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को वहाँ कुछ हासिल नहीं होने देंगे, क्या आप लोग को आप सुन रहे थे, उनके मुस्कुराहट बता रही है। जब हाजीपुर को लेकर सवाल पूछा गया तो वो स्माइल कर दिए, यानी कि हाजीपुर की सीट मिल गई है चिराग पासवान को। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास किसी के कोटे की कोई सीट नहीं। अपने चाचा पर जमकर तंज भी कसा। बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान मीडिया कैमरों के सामने आए, बोला पता नहीं पशुपति गठबंधन में है या नहीं है। हालांकि पशुपति पारस का नाम उनकी ओर से नहीं लिया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा मेरे पास किसी के कोटे की कोई सीटें नहीं है। कुल मिलाकर सीटों का जो तालमेल हुआ है उसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन माना यही जा रहा है हाजीपुर समेत 4 सीटें मिली हैं चिराग पासवान को और इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आगे क्या होता है, पशुपति पारस अपने भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्या एनडीए में वो बने रहेंगे एक सीट के साथ या फिर कुछ और करेंगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।